हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी बच्चों का 11th की पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में। मैं हूं सुनील जैन और आप देख रहे हैं फुल सुंदर एजुटेक। आपकी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लेसन है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस लेसन में कुल 4 टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है राजनीति क्या है। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। ये दोनों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की हुई है कि ये जो नई बुक्स हैं ये एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप की गई हैं और इनको पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पिछले सालों में जो हम किताबें पढ़ते थे उनमें पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती थी और हमें उन पॉइंट्स को याद करना होता था, रटना होता था। लेकिन इन बुक्स में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना, उनको रटना नहीं है। आपको इसको समझना और समझ के अपनी खुद की जो सोच है, अपनी खुद के विचार आपको क्रिएट करने हैं। तो यही सब कुछ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को विस्तार से पढ़िए, समझिए और अपने अंतर मन में इनको उतारने का प्रयास कीजिए और फिर अपने विचारों में इनको अभिव्यक्त करने का आप कोशिश करें। तो चलिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ एक जगह समराइज कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा। यानी अगर हम आसपास के जीवन को देखते हैं तो कहीं आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं विकास कार्य भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं और परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। यानी कुछ निश्चित मूल्य जो हैं और सिद्धांत जो हैं उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया, जनता के मन में उनकी गहरी पैठ बनी है और सरकार के लिए उन नीतियों ने, उन मूल्यों ने, उन सिद्धांतों ने एक नीति निर्देशक तत्वों के रूप में काम किया है ताकि सरकार जो है एक लोकतांत्रिक सरकार का कार्य कर सके। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत, यानी वो निश्चित मूल्य सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, वो ऐसे सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं। यानी विभिन्न देशों को अगर हम देखें तो उनके संविधानों में यही सब कुछ चीजें होती है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सारी सब कुछ चीजें। तो वो क्या करते हैं कि इनको बड़ी हिफाजत से सहेजते हैं, हिफाजत करने का इनका प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में भी यही किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति, ये जो संवैधानिक टर्म्स जो आप शब्दावली देख रहे हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात कहीं से टपक गए हों या इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात हो गई हो। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर, कौटिल्य अरस्तु जो प्राचीन राजनीति शास्त्री कहलाते हैं, रूसो है, जॉन जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, और ये तो वर्तमान के आ गए, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता है। यानी ये सब जो प्राचीन राजनीति शास्त्री हैं, इनसे लेकर आज तक इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक्स पर, इन सब शब्दावलियों पर वाद विवाद होता आया है और विचार विमर्श होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था। किसके बारे में कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है, राजतंत्र और लोकतंत्र में से। तो ये इन सब चीज़ों की हम राजनीतिक सिद्धांत में इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यही हमारे अध्ययन के टॉपिक हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, ये सारे हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है। देखिए, सबसे पहले रूसो ने किसके बारे में बात की, स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्रता को क्या बताया, मानव मात्र का मौलिक अधिकार। और कार्ल मार्क्स ने क्या तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यानी केवल स्वतंत्रता से ही काम नहीं चलेगा, समानता भी उतनी ही मात्रा में होना आवश्यक है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा है कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। यानी हर विचारक ने, हर राजनीति शास्त्री ने
अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानने पर जोर दिया है और उन्हें विशेष संरक्षण दिए जाने की वकालत की है। विशेष संरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया। यानी जो भारतीय संविधान का अधिकार वाला जो चैप्टर है उसमें छुआछूत के को निषेध किया गया, यानी किसी तरह का छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये समानता के बारे में हुआ। और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। यानी इन विचारकों के जो विचार थे, इनके जो सिद्धांत थे, इनको हमारे संविधान में कहीं ना कहीं जगह दी गई है और इन पर संविधान में विचार किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। अभी हमने बात करी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत आती है। आंदोलन, विकास, परिवर्तन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र, मौलिक अधिकार हैं, अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानना अर्थात उन्हें भी समानता या विशेष संरक्षण देने की बात करना, छुआछूत का निषेध करना, समानता की बात करना, नीति निर्देशक तत्व, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम किनका अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है। वो सारे विचार, वो सारी नीतियां जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। ये अब वो चीजें क्या क्या हो सकती है, ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ये कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। अब ये कुछ और नई शब्दावलियां आ रही है, तो ये सब चीजें हम इसमें ऐड करते जाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब चीजों का। ये इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। यानी वो खुद भले ही राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके समय से लेकर आज तक जितने भी राजनेता हैं वो सब उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जो हमने ऊपर अभी तक पढ़ी, राजनीतिक सिद्धांत में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आंदोलन, विकास, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी है। इसी के साथ साथ हम इसमें और कुछ शब्दावलियां जोड़ देंगे, जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं, न्याय है, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन। इन सब टॉपिक्स पर, इन सब विषयों पर हम राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन सब चीजों के बारे में जो हमने बात करी, इतने सारे पॉइंट्स, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का राज, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने अभी तक बात करी है। लेकिन क्या ये सब हमारे लिए अब प्रासंगिक है? यानी क्या इन सब चीजों का औचित्य है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? यानी अब कोई हम ब्रिटिश शासन के अधीन तो नहीं है? तो अब इन सब चीजों की क्या प्रासंगिकता है, इनका क्या औचित्य है? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है? यानी अब ये किसी दूसरे देश के अंडर में नहीं है, ये खुद अपनी स्वायत्त, इसकी सत्ता है, स्वतंत्र है। तो फिर इन सब चीजों का क्या औचित्य है, क्या इनकी क्या प्रासंगिकता है? तो बात करते हैं इसी टॉपिक पर। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना अभी तक बंद नहीं हुआ है। यानी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70-75 वर्ष हो चुके हैं। 1947 से लेकर आज तक हमने इन सब चीज़ों को हमारे संविधान में इंक्लूड किया है, समाहित किया है। यानी इन सब लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, कानून का राज, बहुत सारी चीज़ों को हमने, इन सब चीज़ों को हमारे संविधान में जगह दी है और इन सब चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे संविधान में इनको समाहित किया गया है। लेकिन फिर भी क्या अब समानता से संबंधित प्रश्न उठना बंद हो गए हैं? नहीं, आज भी ये प्रश्न उठते आए हैं। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे
सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। यानी राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता है कि सबको समान अधिकार हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ये उस तरह से नहीं है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में है तो सही समानता, लेकिन क्या समाज में हम देख पाते हैं कि क्या सभी आर्थिक रूप से समान हैं? क्या सभी का सामाजिक स्तर समान है? नहीं ना। तो यही सब चीज मैटर करती है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो, और ये हम देखते आए हैं। समाज में हम ये सारी चीजें देखते हैं। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। और ये चीजें हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोग तो जो है समाज में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। यानी हम बातें तो करते हैं स्वतंत्रता की, समानता की, इन सारी चीज़ों की, लेकिन क्या ये समाज में हकीकत रूप में देखने को मिलती है? नहीं। तो अभी भी उनके लिए ये स्वतंत्रता और समानता अभी भी दूर का एक सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार, यानी रोजगार के अधिकार, कमाने खाने का जो अधिकार है, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून के द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और इनका विस्तार भी हुआ। यानी आजादी के समय से लेकर जब संविधान का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुए हैं और उनका विस्तार भी हुआ है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक यानी जो टेलीकम्युनिकेशन है, दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। यानी ये जो संचार तकनीकी है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, ये आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। वो घर बैठे, एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। और इस मोबाइल ने, इस संचार तकनीकी ने जो आदिवासी क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको एक दूसरे से कांटेक्ट करने में, उन तालमेल बैठाने में ये बड़ी आसान तकनीक बन रही है। तो ये क्या हुआ? ये इस टेक्निक का फायदा हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ हम इसका नुकसान देखते हैं। पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। यानी अब क्या, आतंकवादी और जो अपराधी हैं वो भी तो अपना नेटवर्क बना रहे हैं, वो भी एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं और आतंकवादी और आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको बड़ी आसानी से वो अंजाम दे देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये माइनस पॉइंट हुआ। तो इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। यानी अब ये इसका फायदा है कि जो मोबाइल है और इंटरनेट है, इनसे आने वाले समय में, भविष्य में व्यापार में बढ़ोतरी होना तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए, यानी हम इंटरनेट पर जो शॉपिंग एप्स होती हैं, अमेज़ॉन है, पेटीएम है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए जब हम उन पर लॉगिन करते हैं तो हम अपने बारे में सूचना उनको प्रदान करते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने बहुत सारे डेटाज हम उनको शेयर करते हैं। तो इंटरनेट
के द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी होना तय है भविष्य में। लेकिन साथ ही साथ नुकसान क्या है कि जब हम उन पे लॉगिन करते हैं और शॉपिंग करते हैं, सामान परचेज करते हैं, मंगाते हैं, तो हम उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा डेटा उनके साथ, उन कंपनियों के साथ शेयर करते हैं, अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह बहुत कुछ। तो हम ये भी चाहते हैं कि उन डेटाज की सुरक्षा हो। इसलिए यूं तो इंटरनेट जन, अब ये इंटरनेट जन शब्द देखिए आप, इंटरनेट जन अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं? नेटिजन। और ये नेटिजन का पाठ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th से लेके 12th में, इंग्लिश में एक लेसन है नेटिजन करके, तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। तो इंटरनेट जन सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं कि इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। यानी इन सब कामों को करने के लिए वो सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनके जो पर्सनल डेटाज हैं, व्यक्तिगत आंकड़े, डेटाज हैं, उनकी सुरक्षा और गोपनीयता वो बनी रहे। किसी न किसी प्रकार का वो नियमन जरूरी मानते हैं। नियमन यानी कंट्रोल, उसका नियमन करना, कंट्रोल करना। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब बात यह आती है कि एक तरफ तो वो सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने पर्सनल डेटाज की सिक्योरिटी भी वो चाहते हैं। तो अब बात यह आती है कि किस हद तक, किस लेवल तक उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अपनी अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? नहीं। क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? अब देखिए, इन सबके कारण अलग अलग हैं। यानी आप किसी को अवांछनीय ईमेल नहीं भेज सकते हैं, आप चैट रूम में अपने उत्पादनों का, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार को ये ऐसा लगता है कि कोई आतंकवादियों की घटनाएं हो सकती है, तो वो किसी के भी ईमेल में देख सकती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? देखिए, समझिए बात को कि किसी भी चीज पे कंट्रोल कितना किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कितना नियमन, कितना कंट्रोल न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए। ये कंट्रोल किसको करना चाहिए? सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में, यानी जितने भी ये प्रश्न हमारे सामने अभी खड़े हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। यानी जो इनके उत्तर हैं, जो ये प्रश्न हैं, वो सब हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। तो अब अगर हम इसकी समरी देखें तो अभी तक हमने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत, देखिए राजनीतिक सिद्धांत में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये देखिए शुरू से लेकर हम बात करते हैं आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, विकास, परिवर्तन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, अनुसूचित जातियों को विशेष संरक्षण के बारे में, छुआछूत का निषेध अर्थात सबको समान व्यवहार किया जाए समाज में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, न्याय के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, कानून का राज यानी सबको समान कानून का राज उपलब्ध हो, सबको समान अधिकार मिले, अधिकारों का बंटवारा हो, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे कार्य हैं, आजीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार, नियमन, ये सारी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ा है और निश्चित रूप से यही हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो आज ये सारे जो टॉपिक्स, जो शब्दावलियां आपने लोगों ने देखी है, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी शब्दावलियां ही हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। यानी हम इन्हीं सब चीज़ों का, जो सब चीज़ें हमारे सामाजिक जीवन में, जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, सरकार को और सरकार के कार्यों को, संविधान को प्रभावित करती है, वो सब चीज़ों को हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा अध्ययन बिंदु, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो बॉक्सेस में क्या चीज़ें दी गई है। ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है। तो इतने सारे राजनीतिक चिंतकों के बारे में जो बातें की गई है, रूसो, कार्ल मार्क्स, अरस्तु, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, कौटिल्य, इन सब जो विद्वान हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, इनके बारे में आप
सर्च करिए और जानकारी करिए और किसी एक राजनीतिक चिंतक के बारे में आपको कम से कम 50 शब्दों में एक टिप्पणी लिखनी है। ये भी काम आपको कॉपी में करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, इनके आंसर भी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद करें, आप खुद सर्च करें, कहीं से भी नेट से सर्च करें, कहीं से भी सर्च करके किताबों में पढ़िए, कहीं भी लेख पढ़िए, ताकि आपको खुद को नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप किसी भी एक राजनीतिक चिंतक के बारे में 50 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है आपको। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है? मुझे विद्यालय में, चलिए ये जो है 4 3 7 1 8 पॉइंट है, इनमें से 1-2 पॉइंट्स के मैं बताता हूँ, बाकी आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि इनमें कौन से राजनीतिक सिद्धांत या मूल्यों का प्रयोग हुआ है। जैसे मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, ये तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। तो अब इसमें आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसमें कौन सा राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य प्रयोग में आया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। अब ये निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा सिद्धांत हुआ? राजनीतिक सिद्धांत समानता का सिद्धांत, यानी सबको अब समानता का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार ये बाकी के जो हैं, कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अल्पसंख्यक, इसमें कौन सा हुआ? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, इसमें कौन से राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग हो रहा है, यह आपको बताना है। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, इसमें कौन से राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से भी सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय की वार्षिक योजना किसके लिए बनाई जाती है? छात्र छात्राओं के लिए, तो उनकी भी इसमें सलाह ली जानी चाहिए। अब इसमें कौन सा राजनीतिक सिद्धांत काम में आ रहा है, यह आपको बताना है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। इन सबके आंसर आपको लिखने हैं अपने मन से। आप थोड़ा सा विचार करिए, लेसन को एक बार वापस से पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आओ कुछ करके सीखें। विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कार्टून इकट्ठा कीजिए। ये भी काम आपको कॉपी में करना है। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें कार्टून होते हैं, उन कार्टून्स को कटिंग करके आपको कॉपी में चिपकाना है। इन कार्टूनों में किन मुद्दों को उठाया गया है? ये कार्टून कौन कौन सी राजनीतिक अवधारणाओं को रेखांकित, यानी किन मुद्दों को उठाया गया है, आपको क्या लिखना है? कार्टून चिपकाना है और उस कार्टून के आगे कौन से मुद्दे को उठाया गया है उसका हेडिंग लिखना है। अब उस मुद्दे में कौन सी राजनीतिक अवधारणा निकल कर आ रही है, वो आपको अपने मन से सोचकर लिखनी है। तो चलिए आज के लिए बहुत है इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट्स जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय।